नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान के 100 जो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन हैं जो अक्सर कर पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वो आपके साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन की मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर से उठाए हैं मैंने। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है इसका पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2, बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा। तो इसके जो भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये 100 क्वेश्चन की सीरीज है। तो जो क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है वो उन सबको लेकर आया हूँ। तो इनकी डिटेल को आप चाहें तो थोड़ा बहुत सर्च भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इनमें कुछ ऐसा डिटेल का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं साइंस पर और यही वन लाइनर क्वेश्चन है ये। तो एक आपकी प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए या रैपिड फायर टेस्ट समझ लें इसको। तो इस तरीके से मैं 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन सी होती है? शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो होती है यकृत। आपसे सबसे छोटी भी पूछ सकता है कि जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी होती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के पास में होती है। ये आपकी सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे बड़ी होती है यकृत। अगला है, मनुष्य में मानव जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो कौन से हार्मोन का स्त्राव होता है ये बताना है। तो इसका आंसर होगा सी, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का इससे स्त्राव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण है वो सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। और ये सेरिब्रम जो है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है ये, याद रखना। जो सेरिब्रम है हमारा वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहाँ पर ऐच्छिक गतियों का जो है नियंत्रण किया जाता है इसके द्वारा। जो आपकी स्वेच्छाएं होती हैं उनका नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो जो शरीर का तापक्रम है हमारे वो कहाँ पर नियंत्रित होता है? ये होता है आपका हाइपोथैलेमस में। जो शरीर का तापक्रम है वो कहाँ पर होता है आपका? हाइपोथैलेमस में। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जो अमीबा है हमारा उसमें जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है कूटपाद के द्वारा। अगला है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है आपसे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपके। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना लार में होता है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम है जो हमारे मुंह में पाया जाता है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है? तो वो है श्वासोच्छ्वास। इसके द्वारा वो सांस को लेता है और छोड़ता है। अगला है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो हमारी कोशिका है वो ग्लूकोज का प्रयोग करती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो एनर्जी जनरेट के लिए या ऊर्जा उत्पादन के लिए जो हमारी कोशिकाएं हैं वो किसका प्रयोग करती हैं? ग्लूकोज का। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो जो बाहरी वातावरण से जो हवा होती है या ऑक्सीजन होती है वो कोशिकाओं में पहुंचती है, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम विसरण प्रक्रिया। विसरण के द्वारा ये उसके कोशिकाओं में पहुंचती है। अगला है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? जो श्वसन की अभिक्रिया है उनमें खाद्य पदार्थों का क्या होता है ये पूछ रहा है। तो जो खाद्य पदार्थ है हमारे श्वसन की प्रक्रिया में उनका विघटन होता है। तो याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है
कि श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। अगला है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं उनका पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? खाद्य पदार्थों का जो पौधों के विभिन्न भागों में भेजा जाता है तो वो किसके द्वारा भेजा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो जो हमारा सुक्रोज होता है इसके द्वारा जो खाद्य पदार्थ हैं वो पूरे पौधे में स्थानांतरित किए जाते हैं या भेजे जाते हैं। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ये तो वैसे लगभग सभी को पता है, 120/80। ये स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है क्वेश्चन, अक्सर कर पूछते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसकी सबसे बाहरी जो झिल्ली पाई जाती है या परत पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो जो सबसे बाहरी परत पाई जाती है उसको कहते हैं ड्यूरामीटर। याद रखना, ड्यूरामीटर उसका नाम है, जो बाहरी झिल्ली पाई जाती है मस्तिष्क में। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है? तो घ्राणेंद्रिय पाली जो है वो आपकी सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में बुद्धि की चतुराई का केंद्र है, तो मस्तिष्क में ऐसा कौन सा वो हिस्सा है मस्तिष्क का आपके जो मनुष्य की बुद्धि की एवं चतुराई का केंद्र है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, जो स्वैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में करता है, तो वो भी बुद्धि और चतुराई को कंट्रोल करता है, उनका केंद्र है। अगला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित की जाती है या फिर? तो जो 16 क्वेश्चन है इसका आंसर है इंसुलिन के द्वारा। आप देखते हैं कि डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो इंसुलिन के द्वारा ही होती है। अगर इंसुलिन का निकलना कम हो गया तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है उसको बनाए रखता है, नियंत्रित रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया है कि ऑक्सीजन क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि जो ऑक्सीजन है हमारा वो क्या है? एक एंजाइम है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑक्सीजन एक एंजाइम है। अगला है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो कौन है जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है? पोषण, उत्सर्जन और श्वसन, ये तीनों चीज़ें आती हैं, मतलब सभी ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छता इनमें से क्या है, ये चीज़ बताना है आपको। तो जो गोबर छता है वो क्या है? मृतजीवी है, इसका आंसर होगा सी। अगला है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो CO2 का परसेंटेज पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि कितने % वायुमंडल में CO2 पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा 0.03%। डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मतलब जो छाया में पौधे पनपते हैं उनको क्या कहते हैं? या इंडोर प्लांट होते हैं जिनको इंडोर प्लांट बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सियोकाइट्स, सियोकाइट्स कहते हैं उनको। तो याद रखना, छाया में पनपने वाले हैं इंडोर प्लांट होते हैं जो, उनको कहते हैं सियोकाइट्स। अगला है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है तो सभी को पता होगा कि जो फेफड़े हैं हमारे वो क्या होते हैं? मुख्य श्वसन अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी जो बीमारी है जो श्वसन तंत्र के द्वारा या श्वसन जो तंत्र है हमारा उससे संबंधित है, रिलेटेड है? तो इनमें से आपको पता होगा कि टीबी और निमोनिया, जो 2 ये बीमारियां हैं, ये दोनों क्या हैं? हमारे श्वसन तंत्र है जो हमारा उससे संबंधित है, तो आंसर होगा डी। अगला है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो जो जब
ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। और जो हाइपोटेंशन है वो क्या है, निम्न ब्लड प्रेशर होता है या निम्न रक्त चाप को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तो ये भी याद रखना, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होता है निम्न रक्तचाप को बोलना, और उच्च रक्तचाप को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो जो हमारी मछलियां हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, अमोनिया। तो इसका आंसर है डी। तो उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो अमोनिया होते हैं, तो आंसर डी होगा। अगला है, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। मतलब जो पौधों में जल की आवश्यकता अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको बाहर कैसे निकाला जाता है, ये पूछा है। तो उसको निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। इम्पोर्टेंट है कि अगर जल की आवश्यकता, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल हो जाए तो वो वाष्पोत्सर्जन से उसको हम बाहर किया जा सकता है। अगला है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो इनमें से कौन सा वो अंगक है जिसको प्रकाश संश्लेषी कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस अंग के द्वारा होती है पौधों में, तो वो होती है पत्ती के द्वारा। ये तो सभी ने पढ़ा होगा। अगला है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है रंध्र के द्वारा। और रंध्र क्या होते हैं, ये पत्तियों में छोटे छोटे से छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं, ये छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, तो उन्हीं छिद्रों को रंध्र कहते हैं। उनके द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला है, फेफड़े का आकार क्या होता है, या आकार कैसा होता है फेफड़े का। ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर अगर पूछा जाता है तो ये कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। ये आपका शंकु के जैसा दिखता है, कोन के जैसा। तो कोन के जैसा होता है ये, याद रखना इसको भी, कि जो फेफड़ों का आकार है वो हमारे कोन जैसा होता है। अगला है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो खाना पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बताना है। तो ये जो हमारा खाना पचता है वो उपचयन प्रक्रिया के द्वारा पच जाता है। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इसको हम, उपचयन। मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमारा खाना पचता है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा हार्मोन शब्द है उसका नामकरण किसने किया था। तो ये किया था बेलेस एवं स्टार्लिंग ने। तो आंसर होगा इसका सी। बेलेस और स्टार्लिंग दोनों को इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने हार्मोन का नामकरण किया था। अगला है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा पृथक्करण का नियम है ये किसने दिया था, ये दिया था मेंडल ने। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द है जो उसका प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने इसका पहली बार प्रयोग किया था। अगला है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो ये सभी को पता है लगभग, जो हमारे अरस्तु हैं इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। अगला है, वनस्पति विज्ञान का, जैसे अभी पूछा पिछला क्वेश्चन था जीव विज्ञान का जनक, अब क्या पूछ रहा है, वनस्पति विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को। जो थियोफ्रेस्टस हैं उनको कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। अगला है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। तो ये भी अक्सर कर एग्जाम में आया है क्वेश्चन कि जो बॉटनी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो ये है हमारा ग्रीक भाषा का शब्द, याद रखना। 35वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान के जनक तो थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, और बॉटनी शब्द है जो वो हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला है, फाइकोलॉजी किसे कहते हैं।
तो हमारा जो फाइकोलॉजी अध्ययन है वो किसके अध्ययन को कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। जो फाइकोलॉजी है वो किसके अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं हमारे शैवाल के अध्ययन को। और माइकोलॉजी होता है कवक का अध्ययन, क्लियर है, याद रखना। जो कवक का अध्ययन उसको बोलते हैं माइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवाल के अध्ययन को। अगला है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो जो पर्यावरण सब्जेक्ट है वो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है, तो ये आता है एनवायरमेंट या पारिस्थितिकी के अंतर्गत, तो इसका आंसर होगा डी। अगला है डेंड्रोलॉजी जो शब्द है वो किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा डेंड्रोलॉजी होता है ये झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो जो हमारे फूल हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथ्रोलॉजी। ये सारे अध्ययन पर एक ना एक क्वेश्चन आता है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो झाड़ियों का अध्ययन है उसको बोलते हैं डेंड्रोलॉजी, और जो पुष्पों का अध्ययन है उसको बोलते हैं एंथ्रोलॉजी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, मतलब जो वनस्पति संवर्धन से संबंधित है विज्ञान उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को कहते हैं। अगला है स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जो हमारे स्पर्मोलॉजी होता है उसमें बीज का अध्ययन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बीज का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रेस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्रेस्टोलॉजी का जो अध्ययन है वो किससे संबंधित है, तो ये हमारा घास से संबंधित, मतलब घासों के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहते हैं। अगला है पीडोलॉजी या पेडोलॉजी भी बोलते हैं इसको। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये लगभग सभी को पता है। जो हमारा पेडोलॉजी है उसमें मृदा या भूमि का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। अगला है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, मतलब पौधों का जो नामकरण किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उस विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी। क्लासिफिकेशन होता है जो वर्गीकी उसको कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वर्गीकी के पिता हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, तो ये थे हमारे लिनियस। लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। अगला है सूक्ष्म जीव मिलते हैं कहाँ पर मिलते हैं, रेतीली मिट्टी में, लवण युक्त पानी में, दलदल भूमि या इनमें से सभी में। तो जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो इन सब में मिलते हैं, तो इसका आंसर होगा डी। अगला है विषाणु वृद्धि करता है, तो जो विषाणु है वो किस में करता है, जीवित कोशिका में, चीनी में, मृत शरीर में या पानी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे विषाणु होते हैं वो हमेशा जीवित कोशिका में वृद्धि करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विषाणु के ऊपर, ये जीवित कोशिका में ही वृद्धि करते हैं। अगला है साबूदाना किससे बनाया जाता है, सबके घरों में होता है लगभग, तो इसका पूछा गया है कि जो साबूदाना है हमारा ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है साइकस। साइकस के द्वारा साबूदाना बनाया जाता है। अगला है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो हमारे फल हैं उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन होता है। अगला है द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। द्विनाम पद्धति या वर्गीकी एक ही चीज़ है, द्विनाम पद्धति जिनको कहते हैं, वर्गीकी मतलब एक ही दोनों चीज़ है। तो लिनियस जो हमारे थे वर्गीकी के पितामह हैं, वो वर्गीकी को ही कहते हैं द्विनाम पद्धति। अगला है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो जो हमारे जीवाणु हैं उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, लुईनहॉक ने। लुईनहॉक इसका आंसर होगा। अगला है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, मतलब ऐसे पौधे बताना है आपको जिन पर बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं लगता या फूल नहीं बनता उनका, तो ऐसे पौधों का नाम क्या है,
अनावृत बीजी, और आवृत बीजी वो होते हैं जिन पर फूल बनते हैं। तो अनावृत बीजी मतलब सिर्फ बीज बनेगा, पुष्प नहीं बनेगा। तो इसका आंसर होगा डी। अगला है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो जीवाणु हैं जो, उनकी सिंपल जो आकृति है या सिंपल शेप है जो, वो क्या होता है? तो वो होता है छड़ रूपी, छड़ के जैसा उनका जीवाणुओं का सामान्य आकृति होती है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। अगला है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो सबसे छोटे होते हैं आकार में, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गोलाणु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इनमें से वो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है हमारा तपेदिक। याद रखना, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है तपेदिक। अगला है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। तो वो कौन सा जीवाणु है जो मानव की आंत में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो है एसररीसिया कोलाई, पहला वाला। एसररीसिया कोलाई जो है वो ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। अगला है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अधिकांशतया कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणुओं में पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं में पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्न में सबसे छोटा जीव है। तो इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन पूछा गया था एक, तो ये रोगों के ऊपर पूछे जाते हैं अक्सर कि जीवाणु, विषाणु, इन सब से होने वाले रोग क्या क्या हैं, तो पता होने चाहिए। तो जीवाणु के कारण कौन सा रोग इनमें से होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो जीवाणु के कारण होता है हमारा हैजा। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो वो कौन सी चीज़ है जो दूध को खट्टा कर देती है या खट्टा बनाता है? तो वो होता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा हो जाता है या फट जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु संक्रमण से इनमें से कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग। इन तीन में से जो है कुष्ठ रोग है वो हमारा जीवाणु संक्रमण से होता है। अगला है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु की खोज की थी लेवेनहॉक ने, तो विषाणु की खोज किसने की थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हुआ इवानोविस्की। इवानोविस्की इसका आंसर है पहला वाला। अगला है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो जो चेचक का टीका है वो किसने बनाया था? ये बहुत बार एग्जाम में आया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनाया था एडवर्ड जेनर ने। तो इसका आंसर है बी। अगला है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। मतलब दूध दही के रूप में जमता है तो वो किस कारण से जमता है, उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। एक पदार्थ है जो दूध में पाया जाता है तो वो दही बना देता है या दही के रूप में जम जाता है लैक्टोबैसिलस की वजह से। अगला है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? मतलब इनमें से स्वपोषी कौन है जो अपने आप को पाल सके, अपने आप का पालन पोषण कर सके? तो वो कौन सा होता है? शैवाल होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने आप को पालते हैं। अगला है, टिक्का रोग। इंपॉर्टेंट है, टिक्का रोग किसमें होता है? कौन सी वो फसल है जिसमें टिक्का रोग होता है? इंपॉर्टेंट है। तो टिक्का रोग जो है हमारा वो होता है मूंगफली में। अगला है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो कैंसर तो होता नहीं है, क्षय रोग होता नहीं है। आतशक जो रोग है ये किसके द्वारा होता है? HIV के द्वारा, और ये पुरुषों में होता है। याद रखना, जो आतशक रोग है ये किसमें होता है? पुरुषों में होता है। HIV रोग है ये किसमें होता है? आतशक पुरुषों में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है?
तो विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? विषाणु के द्वारा होता है चेचक। तो इसका आंसर होगा सी। अगला है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो इनमें से कौन सा वो शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया जो हमारा शैवाल है उससे आयोडीन प्राप्त होती है। लेमिनेरिया याद रखना इंपॉर्टेंट है, लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। अगला है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। जो हाइड्रोफोबिया रोग है वो किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से। तो इसका आंसर होगा विषाणु। निम्नलिखित में से किस में एंजाइम्स नहीं होते? तो इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिनमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? तो ये होता है हमारा विषाणु, जिसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। अगला है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मतलब उस विषाणु का नाम बताना है जिसके द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, तो वो होता है हाइड्रोफोबिया। इंपॉर्टेंट है हाइड्रोफोबिया। अभी आपने पढ़ा इसके पहले कि हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से। तो कुत्ते के काटने से जो ये घात रोग है ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, उसको ही कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इंपॉर्टेंट है। अगला है, सार्स क्या है? तो जो सार्स है ये क्या है? ये अक्सर कर बहुत बार एग्जाम में आया है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। याद रखना सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी आपसे पूछा जाता है इसमें कि सार्स में ए का मतलब क्या है, या सार्स में आर का मतलब क्या है, सार्स में एस पहले एस या बाद में एस जो भी पूछ ले तो इनका मतलब आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो सार्स का जो सार्स है वो क्या है? विषाणु के द्वारा होने वाला एक रोग है। तो इसका आंसर है बी। अगला है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? ये होता है हमारा विषाणु के कारण। अगला है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो वो कौन सा कारक तत्व है जिसके कारण आलू में मोजेक रोग होता है? तो ये है हमारा विषाणु। विषाणु के कारण ही आलू में मोजेक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फुट एंड माउथ रोग है वो जंतुओं में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये होता है हमारा विषाणु के द्वारा। अगला है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लें इसको। अक्सर कर ये आता है कि जो शैवाल हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की। याद रखना इसको, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है शैवालों की। अगला है, कैल्प प्राप्त होता है। तो जो कैल्प है वो समुद्री शैवाल होते हैं, तो ये समुद्री शैवालों से ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है बी। अगला है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लाल सागर है उसका लाल रंग दिखता है जो, वो किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है वहाँ पर? तो ये इसका आंसर होगा शैवाल। शैवाल की उपस्थिति वहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि उनका रंग लाल दिखता है, सागर का जो पानी है। अगला है, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी शैवालों से प्राप्त होता है। ये समुद्री घास होती है एक, जिसके कारण पानी लाल दिखता है शैवाल के कारण। तो एक घास होती है। तो ये अगर है, ये भी किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। अगला है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कवकों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। याद रखना, कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी और शैवाल के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्लियर है? मैंने पहले बताया था
कि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। अगला है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कर पूछा जाता है कि जो कवक हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन व हेमिसेल्यूलोज की, हेमिसेल्यूलोज की। तो इसका आंसर होगा ए, काइटिन व हेमिसेल्यूलोज। अगला है, सभी कवक सदैव होते हैं। तो जो कवक हैं वो कैसे होते हैं? परजीवी, मृतोपजीवी, विविध पोषी या स्वपोषी? तो जो सारे कवक हैं वो हम सदैव होते हैं विविध पोषी। आंसर होगा इसका सी। अगला है, वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो जो वृक्षों की छाल पर उगता है उस कवक का नाम पूछ रहा है आपसे, तो वो कहते हैं कॉर्टिकोलस। कवक, वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कहते हैं कॉर्टिकोलस। ऐसे ही गोबर पर पूछ रहा है आपसे कि गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? गोबर पर उगने वाले, ये है जो वृक्षों की छाल पर उगता है, कोर्टिकोलस कहते हैं उसको। अब गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। तो वृक्षों की छाल पर उगने वाला क्या कहलाता है? कोर्टिकोलस। और गोबर पर उगने वाला कोप्रोफिलस। अगला है, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? तो इनमें से वो कौन सा है चार में से जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, याद रखना, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, बाकी इन तीनों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? जो खाली चट्टानें होती हैं उन पर लाइकेन उगता है, उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं सेक्सिकोल्स। इसका आंसर होगा सी, चट्टानों, खाली चट्टानों पर उगते हैं ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो वो कौन सा लाइकेन है जिसको जापान के लोग सब्जी बनाकर खाते हैं? तो वो है इंडोकॉर्पन। इंडोकॉर्पन को जापान के लोग सब्जी बनाकर खाते हैं और यह क्या है? एक लाइकेन है। अगला है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिर्गी आती हैं उनकी एक दवा बनती है, वो किस लाइकेन के द्वारा बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है परमेलिया के द्वारा। परमेलिया लाइकेन जो होता है उससे मिर्गी की औषधि बनाई जाती है। अगला है, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? मतलब जो बीजों की प्रकृति है वो इनमें से किस में उत्पन्न हुई? तो ये हुई है टेरिडोफाइट्स में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, टेरिडोफाइट्स में बीजों की प्रकृति उत्पन्न हुई है। अगला है, एंजोला है एक, मतलब इन चार में से एंजोला क्या है? तो यह एक जलीय फर्न है। एंजोला क्या है हमारा? एक जलीय फर्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से कौन सी वो चीज़ है जिसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला जो है उसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो इन चार में से सबसे ज़्यादा जो क्रोमोसोम है वो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं, याद रखना, टेरिडोफाइट्स है जो उसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला है, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो ऐसा वो कौन सा पौधा है उसका नाम बताना है। तो जिम्नोस्पर्म जो होता है हमारा पौधा, जिम्नोस्पर्म, उसमें पौधों के बीज बनते हैं लेकिन वो नग्न रूप में उसी पौधे में लगे रहते हैं। अगला है, सिल्वी कल्चर जो है वो वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा या किस से संबंधित है? सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है, मतलब किस से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो सिल्वी कल्चर जो है वो किससे होता है? शैवालों के संवर्धन से संबंधित होता है इसका, या शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है इसमें। अगला है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, इंपॉर्टेंट है ये,
जो प्रोटीन है कोशिका के अंतर्गत या भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो ये किसके द्वारा संश्लेषित होती है? ये मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वो मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा संश्लेषित होती है। अगला है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। तो इन चार में से वो कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है? तो बैक्टीरिया से फैलता है चेचक। याद रखना, इसका आंसर है ए, चेचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। मतलब मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से जो जड़ें विकसित होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल। जैसे आप बरगद के पेड़ में देखते हैं कहीं से भी जड़ें निकल आती हैं तो उनको ही क्या कहते हैं हम? अपस्थानिक मूल कहते हैं उनको। अगला और लास्ट क्वेश्चन, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो जैसा कि आपने अभी पूछा कि मुझे ये देखा कि जो ये मूलांकुर के अतिरिक्त जो निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक मूल। और जो मूलांकुर से विकसित होती हैं उन जड़ों को क्या कहते हैं? तो जो मूलांकुर से सीधे विकसित होती हैं उनको कहते हैं मूसला जड़ें। और जो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी और भाग से विकसित होती हैं उनको क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल। इन दोनों में डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना। ये कि मूलांकुर से जो विकसित होती हैं जड़ें उनको मूसला जड़ें कहते हैं, और जो मूलांकुर के अतिरिक्त या उसके अलावा पौधे के किसी और भाग से विकसित होंगे उसको अपस्थानिक मूल कहते हैं। जैसे कि बरगद के पेड़ में आप देखे होंगे। तो चलिए, ये थे 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके विज्ञान में। इनको एक बार आप जरूर देख कर जाएं, इनसे अक्सर कर क्वेश्चन आते हैं और ये आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक रैपिड फायर टेस्ट टाइप का था, एक प्रैक्टिस टेस्ट था आपका। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में तो बात नहीं कर सकते थे क्योंकि मैंने इसको एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। एग्ज़ाम अभी इसके स्टार्ट हो रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं इतना, तो आप अपनी तैयारी कर चुके होंगे वैसे, तो प्रैक्टिस के रूप में इसको आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल संदीपनी एकेडमी हटा को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।